इंतजार आखिरकार उस मामले में आने वाला है जिसका इंतजार पूरे देश को था, जिसका इंतजार पूरे उत्तराखंड को है। क्या अंकिता भंडारी को, क्या उत्तराखंड की बेटी को, क्या इस देश की बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अंकिता भंडारी केस मामले में जो पूरी सुनवाई चली है वो किस तरह से चली है और जो अब इस पर फैसला आना है वो किस तरह से आना है, ये सब बात की बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फैसले का दिन आने वाला है, लेकिन इस फैसले के दिन में क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा? क्या उसके 3 गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी? और यहां पर सख्त से सख्त सजा का मतलब क्या होगा, यह भी बहुत जरूरी है। कल 30 तारीख को अंकिता भंडारी केस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगी और अपना अंतिम फैसला देगी। इस अंतिम फैसले पर पूरे देश की नजरें हैं, पूरे उत्तराखंड की नजरें हैं। जिस तरीके से साल 2022 सितंबर के महीने में यह पूरा मामला सामने आया था, उसने पूरे देश को, पूरे उत्तराखंड को और पूरी दुनिया को भी एक तरीके से झकझोर कर रख दिया था। कैसे एक 18-19 साल की लड़की रोजगार के लिए घर से बाहर निकलती है, एक रिजॉर्ट में जाती है, वहां पर नौकरी करती है रिसेप्शनिस्ट की, और उसके साथ फिर क्या होता है ये पूरे देश ने देखा। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी उस रिजॉर्ट से गायब होती है और 22 सितंबर को उसके बाद उसकी खोजबीन शुरू होती है। और ये वो 3 जो आरोपी हैं जो कोर्ट में लगातार पेशी पर आते हैं, लेकिन उस पेशी में अब कोर्ट क्या आखिर में फैसला लेता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में इस केस के बाद एक अलग नाराजगी देखने को मिली थी, एक अलग रोष, अलग गुस्सा देखने को मिला था। पूरा देश यही मांग कर रहा था कि इन अपराधियों को, इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अंकिता भंडारी के माता हों या अंकिता भंडारी के पिता हों, उसके परिवार के दूसरे सदस्य हों, हर कोई इन 3 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा था। और सख्त से सख्त सजा का मतलब फांसी होता है। तो क्या इन तीनों को फांसी की सजा मिलेगी? क्या उम्र कैद की सजा मिलेगी? इन सब बातों से कल पर्दा हटेगा। कोर्ट द्वार की कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इसके अलावा जो 3 आरोपी थे उनके बारे में आपको बता दूं, पुलकित आर्य जिसकी तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं, अंकित गुप्ता और तीसरा सौरभ भास्कर, ये तीनों आपस में दोस्त भी थे। और पुलकित आर्य उस समय के भाजपा के नेता जिनको उसके बाद भाजपा ने किनारे कर दिया था, विनोद आर्य उनका पुत्र था, सुपुत्र था। और ये एक रिजॉर्ट चलाता था जिसका नाम वनंतरा रिजॉर्ट था। ये वनंतरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर वाले इलाके में था, ऋषिकेश से सटा हुआ इलाका है। लेकिन इस रिजॉर्ट में क्या क्या कारनामे हुआ करते थे, उसके बाद एक के बाद एक वो बातें खुलने लगी, सबके सामने आने लगी। वीआईपी का जिक्र आया, वीआईपी का जिक्र किया गया, लेकिन बाद में इस पूरी बात को घुमा करके यह कह दिया गया कि साहब वीआईपी तो सिर्फ एक कमरे का नाम था जिस कमरे में वीआईपी लोग आते थे। तो उस वीआईपी का क्या हुआ, उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल। इसके अलावा वनंतरा रिजॉर्ट में क्या क्या गतिविधियां उससे पहले चलती थी, वहां पर कौन कौन से गेस्ट आते थे जो संभावित वीआईपी हो सकते थे, इस पर भी क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब ये मामला कोर्ट में चलता है तो कोर्ट में अंकिता भंडारी की जो पैरवी कर रहे होते हैं वकील, उन पर सवाल उठते हैं, परिवार सवाल उठाता है कि क्या वो पैरवी ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मामले को कमजोर किया जा रहा है, कोर्ट के अंदर नहीं किया जा रहा है। पुलकित आर्य की कितनी बार जेल बदली गई, कितनी जेलों में उसे ट्रांसफर किया गया, यह विवाद भी बीच में चलता रहा। साल दर साल, महीने दर महीने इस पूरे मामले में कोई न कोई नई कंट्रोवर्सी, नया विवाद जुड़ता रहा। पूरा देश ये डिमांड करता रहा कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन केस सीबीआई को भी नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस अर्जी को नकार देता है कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। अब उसके बाद 18 सितंबर जब अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया। 24 सितंबर का वो दिन था जब सुबह सुबह 11 बजे के आसपास अंकिता भंडारी का शव बरामद होता है और फिर पूरे उत्तराखंड में एक अलग उबाल देखने को मिलता है। मुझे आज भी याद है वो श्रीनगर की तस्वीरें, जब अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार हो रहा था। सुबह 6 बजे से ही श्रीनगर को पूरी तरीके से लोगों ने जाम कर लिया और पूरे दिन भर हंगामा चलता रहा कि अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार तब होगा, पहले इन आरोपियों पर कोई ठोस एक्शन होगा। लेकिन अंततः उस दिन हिंदू धर्म में जो चीज मान्य नहीं होती है वो भी देखने को मिली। सूर्य जब ढल गया तो श्रीनगर के घाट पर अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया। ये तमाम चीजें थी जिनका खुलासा होना अभी भी बाकी है। बुलडोजर का क्या हुआ भाई, बुलडोजर किसने चलाया था, किसके कहने पर चलाया गया था, कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा था? जो लोग उस समय खुद की तुलना योगी सरकार से कर रहे थे वो उसके बाद कहां दुबक करके बैठे।
ये तमाम चीजें हैं। और हमारे साथ इस वक्त भावना पांडे जी जुड़ चुकी हैं, राज्य आंदोलनकारी रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या उम्मीदें नजर आती हैं अंकिता भंडारी को, क्या न्याय मिल पाएगा, और उनके साथ साथ पूरे उत्तराखंड की बेटियों को क्या न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। भावना पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कल फैसला आना है, क्या उम्मीद आप लगाई बैठी हैं? एक लंबा इंतजार था, करीबन 2.5-3 साल का हो गया है, और कल फैसला आना है। सभी की नजरें हैं कि भाई अंकिता भंडारी को न्याय मिले। क्या उम्मीद रखते हैं कल कोर्ट से? देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय अवश्य मिलेगा और मिलना चाहिए। और कल न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है उस तीनों आरोपियों को फांसी की सजा होगी। अगर उनको फांसी की सजा नहीं हुई तो समझ लीजिए सरकार की पूरी सबूतों के साथ छेड़छाड़ है, 100% छेड़छाड़ है। केस को कमजोर किया गया। जिस तरीके से निर्भया को कांड हुआ, अंकिता भंडारी से हुआ, पूरा देश मांग रहा था, उसके लिए भी अंकिता देश न्याय मांग रहा था। तो आज भूमि की और अपने देवभूमि के और धामों से क्यों ऐसी सजा करने से है। देखिए, सरकार का नाम आया, कुछ वहां गए भी और छाड़ हुई है, तो सरकार ने एक शब्द बोला की सजा जी जी लीजिए। सरकार का वीआईपी था, 100% था, जी सरकार की वजह से। जी और अगर उत्तराखंड को अंकित अगर न्याय नहीं मिला, को नहीं हुई, तो कोई न कोई काली का रूप धारण करना है, जी। ये मैं आपको बता। मुन्ना जी, जैसा फिर कि आपने नेताओं बोला, को और हम देख भी रहे हैं इस मामले में, सोशल मीडिया पर एक मुहिम अलग से शुरू हो गई है। 30 तारीख को कोटद्वार चलना है, बहुत सारे लोग वहां पर जुट भी रहे जी हैं। और आपने जैसा कि जिक्र किया कि जी भाई वीआईपी का खुलासा कुछ हो पाया न, इस मामले में बुलडोजर को लेकर जी के स्थिति पाई, तो बीच में ये भी जी आरोप लगे कि कोर्ट भी है, वो भी ढंग से नहीं हो रही है, वकील बदलना पड़ा। तो क्या प्रेशराइज कहीं से इस मामले को होता, बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल, पड़ा इस पर? जिसको पैरवी कर रहा था आशुतोष नेगी, उसको कई दिनों तक जेल में रखा इन्होंने। आप लोग को मालूम है ना। आप सरकार को की बेटी चाहिए, इनको सरकार को करनी चाहिए जो पैर। और आप देखिए, माफिया के केस लगाए गए गैंगस्टरों के, आशुतोष नेगी और कोतरी उकड़ी के लड़के को। तो ये बहुत गलत है, बहुत अन्याय हो रहा है। मैं धामी भाई से कहना चाहती हूँ, अब अन्याय उत्तराखंड की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर अंकिता भंडारी को आपके सबूतों के साथ कोई केस को कमजोर करके, देखिए न्यायालय तो सबूतों के आधार पर सजा देती है ना। बिल्कुल अगर उनके पास सॉलिड सबूत होंगे तो 100% फांसी से होगी। जी। अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो समझ लीजिए सरकार जिम्मेदार होगी इस बात की। और सरकार के आप सबूतों को लेकर के भी बात कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई, एसआईटी बना दी गई, फिर जब, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि जब वकील पर ही विश्वास नहीं रहा, तो फिर जांच पर किस तरीके से विश्वास हो? और हम देख रहे थे कि लगातार शुरुआत के समय में प्रेशराइज जनता की तरफ से किया गया, सरकार पर दबाव बनाया गया, सड़कों पर लोग उतरे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों का वो जुनून और वो भीड़ भी नजर नहीं आई उसके बाद। भावना जी, नहीं, ये बताइए आजकल किसके पास इतना इतना टाइम दिया? सारे लोगों ने, बेरोजगार लोग हैं, कैसे साधन जुटा रहे लोग हैं। ये तो माफियाओं को उत्तराखंड में बचा रहे, और माफिया थोड़ी लड़ेंगे उत्तराखंड के लोग के। उत्तराखंड के लोग जो कमजोर बेचारे, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार है, कहां तक लड़ाई लड़ेंगे बताइए? इतने साल हो गए, इतनी लड़ाई भी कोई कम लड़ाई लड़ी है। और अगर सरकार सब कुछ एसआईटी इनकी, सब इनके इनके लोग, अगर इन्होंने सबूतों में सब कुछ, इन्होंने वीआईपी इनका है, तो इन्होंने सबूतों में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी होगी, 100% करी होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। जिस तरीके से इन्होंने वंता रिसोर्ट तोड़ डाला, सबसे बड़ा देखिए सबके सामने है, उसमें लोकल विधायक थी इन्वॉल्व, उसका कोई, उस पर कुछ केस नहीं बनता। अगर इन्हीं की जगह कोई और होता, अगर वीआईपी ना होता ना, मैं कहती हूँ अगर कोई मुस्लिम होता, ये 6 महीने में फांसी में चढ़वा देते उसको।
मैं आपको सच बता रही हूँ। बिल्कुल। और मगर जबकि ये है कि जबकि वीआईपी को लेकर के अंकिता की माता ने, उनके पिता ने लेटर बकायदा दिया, उसमें नाम मेंशन कर दिया गया पर्टिकुलर व्यक्ति का, उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो क्या सोचते हैं आप, इसमें क्या समझते हैं कि क्यों नहीं हुआ? 100% मैं बता तो रही हूँ, 100% वीआईपी भाजपा का ही था। और उसकी फोटो भी आपको मालूम होगा, उसकी फोटो भी उस लड़के को जो उसका फ्रेंड था, जिसको जम्मू कश्मीर का मैं नाम बोल रही हूँ अभी, उसको फोटो भी भेजी गई ऋषिकेश एक इंस्ट्रक्टर द्वारा पहचानने के लिए। वो नाम गायब हो गया उसका, क्यों गायब हो गया? मुझे मालूम है कौन है, वीआईपी कौन गया था वहां। जी। मगर किसी को उत्तराखंड में अगर नाम लेगा, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर देंगे। और मगर सरकार झूठे मुकदमे की बात इससे भूखी पहले भी बहरी, देखी गई है, चाहे वो आशुतोष सुनिए, नेगी का जिक्र करें या फिर आशुतोष नेगी अभी जुड़ेंगे भी हमारे साथ, शायद वो कहीं ट्रेवल कर रहे भी। आपके पास दोबारा आऊंगा। भावना जी, रजिया बेग जी हमारे साथ जुड़ी हुई वरिष्ठ अधिवक्ता है। रजिया जी, किस तरीके से देखें हम, क्योंकि कल एक लंबा इंतजार है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, उत्तराखंड नहीं बल्कि देश देख रहा है कि भाई कोर्ट क्या मिसाल पेश करेगी ऐसे मामले में अपना फैसला दे करके। तो जो धाराएं लगी हैं, जो पूरा मामला चला है, जो ट्रायल चला है, उस हिसाब से क्या उम्मीद रखे जनता, क्योंकि जो अंतिम जो डिमांड जनता के द्वारा की जाएगी भाई फांसी से कम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अब टेक्निकल कानूनी रूप से हम देखें तो क्या क्या इसमें संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अंकिता के केस में एक बड़ा अजीब सा ट्विस्ट, जो चार्जशीट दाखिल की गई और जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई है इस केस की, वो बहुत रफली इन्वेस्टिगेशन की गई है जहां तक हमें पता लगा है। अगर चार्जशीट वीक एविडेंसेस ही नहीं है आपके पास, तो उम्मीद क्या करेंगे, हम उम्मीद किसे करेंगे? वो तो मामला पहले ही आपने खत्म करवा दिया उसका। अब रही बात की अगर ट्रायल में कुछ चल के आई है और जुडिशरी का, देखिए मैं जुडिशरी पे बिलीव करती हूँ, मैं जुडिशरी में मैं एडवोकेट हूँ, बीइंग एन एडवोकेट मैं आज भी बिलीव करती हूँ। लेकिन आप उसकी देंगे, आप देंगे एविडेंसेस आपने सारे खत्म कर दिए एकदम, उम्मीद क्या की जाएगी? इसके लिए तो एक बहाना हमारे पास, क्या करेंगे? इस तरीका अंकिता के साथ जो हुआ, किसी के साथ वो कांड ना हो। कर रही कुछ करेगी, हो सकता है कि जो पर्सन हैं सारे के सारे, उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कहीं सजाएं उनको होनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है उत्तराखंड को, जो एक बहुत बड़ा दाग है, जी। अंकिता भंडारी वाला जो एक बहुत बड़ा दाग सरकार ने लगाया है। हमारा पूरा महिला समाज इस बात से दुखी है। अगर कल उनको रिलीफ नहीं मिलता तो पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जाती होगी। महिलाओं के लिए एक धब्बा होगा कि हमें एक एक जजमेंट्स कोर्ट से आएंगे। तो मैं इस चीज के लिए को बहुत लेकर के कंडम आपने करती बात की, हूँ। लेकिन सवाल ये भी उम्मीद है रजिया जी जुडिशरी की कुछ ना कुछ कोर्ट में कहा गया कि एसआईटी जो बनी थी उस समय जांच करने के लिए, वो 500 पेजों की चार्जशीट की है, बीच बीच को लेकर तरीके से कोर्ट भी आपको किसी भी केस का और क्रिम्स के बेस होते हैं उस वी का के अंदर, और जो हाई किया गया पूरी इन्वॉल्व रही भाजपा को गवर्न करने वाला आदमी, और हम सबको दिखाई दिया कि क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। पुलिस सबसे बड़ा इसमें एक कल्प्रिट होगी। पुलिस ने जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की है, जो समय समय पे इतना वीक केस को कर दिया, एक जज कोर्ट भी सकता है तो जज भाई कैसे कहा भावना पांडे है कि ये कहीं आएगा कि माता पिता को से लोग सामान्य परिवार से के लिए भी अगर ऐसा देश एक, लेकिन नतीजा
सुना कि आप सुनवाई भावना जी, आप लगता है भावना जी को ऑडियो नहीं मिल पा रही है। और रजिया जी, भावना जी, चलिए वापस रजिया जी के पास चलेंगे हम। रजिया जी, इसमें हमने ये भी देखा था, क्योंकि देखिए जब बुलडोजर वहां पर चला, उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ तो हमने देखा कि रात को अचानक से बुलडोजर चला दिया जाता है। उस बुलडोजर पर भी अभी तक स्थितियां कुछ क्लियर नहीं है। इनफैक्ट जब वो बुलडोजर चला था तो रात को जब बुलडोजर चला 11-12 बजे के आसपास, तो अगली सुबह को मैं भी उस घटनास्थल पर वहां पर मौजूद था। तो कोई ना तो वहां पर कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई सेफ्टी थी, ना पुलिस थी। जो अंकिता भंडारी का कमरा था वो टूटा हुआ था, एक दीवार पूरी टूटी हुई थी, और उसका जो सामान था वो बिखरा हुआ था। उसका खाना जो रात को उसको मिला होगा वो वहीं पर रखा हुआ था। तो तमाम चीजें थी। तो ये कानूनी अगर इस तरीके का केस हुआ है तो ये सब चीजें तो पहले से ही, ये तो सीन ऑफ क्राइम है, तो इसको तो पहले सील किया जाना चाहिए था। सवाल तो पहला वहीं से उठना शुरू हो गया था। रजिया जी, देखिए, जब भी कोई घटना घटित होती है और किसी के भी साथ कोई घटना घटित हो रही है, तो एट अ ग्लांस घटना स्थल पर जो भी एविडेंस होते हैं, जो पुलिस को बहुत जल्दी जिनको रिकवर कर लेना चाहिए। और जिस तरह का आप भी बता रहे हैं और हम लोगों ने भी सुना है कि उस मौके पर घटना स्थल पर सारे एविडेंस को खत्म करने लिए कि एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है। और मैं तो साफ कह रही हूँ कि ये सरकार के बगैर तो नहीं हो सकती थी। और सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है। मैं कह रही हूँ आपके इसमें चाहे हो सकता है इसको बहुत बुरा भी समझ ले सत्ता के लोग, लेकिन वो मुहिम चली। और जिस टाइम पहले एविडेंस में फर्स्ट ग्लांस में वो चीजें रिकवर होनी चाहिए थी जो हमारे पूरे केस को डिसाइड करती है। होता क्या है कि जब लोअर कोर्ट में ट्रायल चलता है किसी भी केस का, तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपने घटना स्थल से या लोगों के एविडेंस से या मौके से या जो वहां पे साक्ष्य थे वो वही डिसाइड करते हैं कि आगे केस को किस तरह चलेगा। इवन लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए भी यही रास्ता है किसी भी केस के लिए। और जो जैसे आपने भी बताया कि उस समय सब कुछ उसके छेड़छाड़ की गई, उसके कमरे से भी उसके सामान को भी तितर बितर किया गया। तो अब ये बताइए उम्मीद क्या करेंगे इससे हम, और क्या पुलिस वहां पे थी नहीं मौके पे, पहले उम्मीद क्या पता की चल जानी गया था चाहिए। पुलिस को कि और बड़ा बड़ा भावना ये जी हुआ, हमारे साथ जुड़ तो चुकी हैं, पुलिस कनेक्शन ने उनका शायद ठीक हो चुका है। अब भावना जी, मैं सवाल ये पूछ रहा था कि अंकिता भंडारी के माता पिता सभी ने देखे बड़े साधारण से हैं, सिंपल से हैं। अब कल कोर्ट भले चाहे सबूतों पर चलता हो, फैक्ट्स पर चलता हो, लेकिन कल तो न्यायपालिका की भी परीक्षा है कि भाई इस गरीब में, इस देश में अगर किसी गरीब की बेटी के साथ कुछ अन्याय होता है तो उसको न्याय किस तरह से देना है, ये भी कल कोर्ट की परीक्षा होगी। मैंने आपको बताया ना, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका सबूतों के आधार पर सजा सुनाती है। इसमें न्यायपालिका, हेलो हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो, इस पे न्यायपालिका जो है ना सबूतों के आधार पे, हेलो बोलिए बोलिए भावना जी, बोलिए, सुनाई दे रही है आपका आवाज। सबूतों के आधार पर सजा सुनाती है। अगर कल इनको, मैंने सारी बातों की एक बात, अगर कल इनको फांसी की सजा नहीं हुई तो मैं सरकार को इसका दोषी करार देती हूँ, दोषी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि इनको वीआईपी को बचाने के लिए और इन लोगों को बचाने के लिए सरकार ने सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और देश को कमजोर किया। इसमें भाजपा के भावना जी का लगता है एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। रजिया जी से ही हम चर्चा कर लेते हैं फिलहाल। और रजिया जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि ये पूरा केस हमने देखा जिस तरीके से हुआ, क्या कोई मिसाल इस देश में दूसरी क्या है क्या जिसमें इस तरीके का मामला हुआ हो, फास्ट ट्रैक काफी ज्यादा केस हो गया हो? क्योंकि देखिए 2.5-3 साल तो हो ही गए हैं लगभग। तो इसको हम, इसकी प्रोसेस को किस तरीके से समझे? क्या ये तेज ठीक स्पीड से हुआ है केस, जिस तरीके से ट्रायल होना चाहिए नॉर्मल स्पीड रही, जल्दी हो गया, या फिर लेट लग गई? कि क्या होता है कि इस तरह हाई प्रोफाइल केसेस में ट्रायल कोर्ट अपना काम करती है। कोर्ट का तो यही है कि आपके पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट्स देने,
जो भी चार्जशीट दाखिल कर दी है पुलिस ने, उसके बाद में कोर्ट का प्रोसीजर होता है। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस की मैं बात कह रही हूँ, इस केस में ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए था। पहली बात तो ये है, क्योंकि फास्ट ट्रैक का मतलब ये है कि हम कितनी जल्दी किसी केस को निपटा सके ताकि साक्ष्यों को मिटाया ना जा सके। अब इस केस में इतना लंबा टाइम लगा, वो क्यों लगा? क्या पुलिस के पास सारी मुहैया नहीं थी? और हमारी सरकार चाहती, उत्तराखंड सरकार चाहती तो बहुत कुछ पुलिस को भी मुहैया करा सकती थी। लेकिन सरकार तो चूंकि हाथ खींच चुकी थी इस केस से, उनको और ज्यादा पुलिस ने भी जो एविडेंस कलेक्ट किए होंगे वो भी बड़ी लाचारी में किए गए होंगे, मुश्किल से किए गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस केस में वो सारे एविडेंसेस हैं जो फांसी की सजा को रख सके, जिससे फांसी की सजा दी जा सके। वो सारे एविडेंसेस इस केस से खत्म कर दिए गए हैं। जिसमें जल्दी और देर का तो ये होता है, हो सकता है कभी कभी ट्रायल में टाइम लग जाता है, जिस तरह पेंडेंसी हमारे कोर्ट के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारी पेंडेंसीज हैं, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन ये केस ऐसा नहीं था। इस बच्ची को जो न्याय मिलना चाहिए था, इस बच्ची का क्या है, उत्तराखंड की हर बेटी को जो न्याय मिलना चाहिए था इस केस के थ्रू, मुझे नहीं लगता है कि न्याय की हम और बड़े हैं। न्याय मिल जाए और जुडिशरी ने कोई अच्छा इसमें कुछ देख लिया, उसके पक्ष में अभियुक्त के खिलाफ कुछ देखा होगा, तो हो सकता है हमें न्याय मिल जाए। लेकिन जो चीजें खराब हुई हैं, एविडेंस खत्म किए गए हैं, तमाम तरीके से टेम्परिंग हुई है, तो हमें नहीं लगता कि कुछ न्याय की और हम बड़े हैं। तो जल्दी का तो ये है कि चलो अगर इतने दिन में भी इन्होंने कर दिया है, मगर किस बेस पे क्या होगा ये बिल्कुल। देखने वाला होगा। कल केस का जजमेंट आएगा, उसमें पता लगेगा कि क्या क्या चीजें टेम्परिंग की गई है। जी जी बिल्कुल। तो आपने तमाम वो चीजें बताई। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आवाज मिल रही है जी। आप जी आशुतोष जी, आप शुरुआत से ही जुड़े रहे इस पूरे केस के साथ। कल महत्वपूर्ण दिन है, फैसले का दिन है, लेकिन क्या जो न्याय की उम्मीद है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कल कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी? देखिए, इस केस में जो है मैं शुरू से ही इसमें पैरोकारी कर रहा हूँ, और इसमें जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य, कुछ साक्ष्य जो है जो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो जो वहाँ की यमकेश्वर के विधायक हैं उन्होंने नष्ट कर दिए। जो अंकिता का कमरा उन्होंने तोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो कमरा नहीं तोड़ा जाता। हेलो जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। यमकेश्वर की जो विधायक हैं उन्होंने जो अंकिता का कमरा तोड़ दिया था, जी उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस नष्ट हो गए, जिसमें जो है दुष्कर्म या उसका जो अंकिता का उत्पीड़न 18 सितंबर को, जी क्योंकि उस दिन पुलकित जो इसमें मेन अक्यूज है, वो दिन भर उस कमरे में था, उसने हॉस्टेज बना के रखा हुआ था उसे। जी तो वो एविडेंस निश्चित तौर पे नष्ट हुए हैं। लेकिन इसमें जो दूसरे आए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो एविडेंस आए, जिसमें जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उन डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मौत का कारण है वो एक फोर्सफुल पुश है, एक जबरदस्त धक्का है जो उसे किसी ने दिया है। बिल्कुल। और लास्ट लोकेशन जो चीला बैराज के पास है, उसमें तीनों अक्यूज पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता और अंकिता वहां पे मौजूद थे। जी तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि फोर्सफुल पुश, जो एक मौत का धक्का जिसे बोला जाएगा, जबरन धक्का जिसे बोला जाएगा, जी इन तीनों ने ही वहां पे दिया। जी तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें इन्होंने शुरू से केस को मिसगाइड करने की कोशिश की, क्योंकि धक्का देने के बाद इन्होंने रिजॉर्ट में फोन किया और ये बताया कि अंकिता और हम तीनों वापस रिजॉर्ट में आ रहे हैं और आप वहां पे कुक को कहा कि आप खाना बना के रखो, जबकि ये लोग धक्का दे चुके थे उसे। उसके बाद जब रात को खाना सर्व हो रहा था अंकिता को, तो इनमें से तीन में से एक ने रोका, क्योंकि अंकिता तो कमरे में थी नहीं। तो ये सारा सीन क्रिएट करने का इन्होंने कोशिश की, जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों ने जानबूझकर पूरा षड्यंत्र करके उसकी हत्या की। उसके बाद ये सुबह पुलकित स्वयं जो है पटवारी के पास पहुंच गया और इसने एक मिसिंग रिपोर्ट वहां पे दर्ज कराई कि अंकिता उसके रिजॉर्ट से, जो उसकी रिसेप्शनिस्ट है, वो गायब है। इसके अलावा रिजॉर्ट के जितने कर्मचारी हैं, सबने जो है पुलकित के खिलाफ वहां पे गवाही दी है कि ये शुरू से ही
गंदी नजर अंकिता के ऊपर रखता था, रात को उसके दरवाजे को खटखटाता था और लगातार ये इस तरह के प्रयास कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो है उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण एविडेंस ये भी है कि रिजॉर्ट के कर्मचारी ने गवाही दी है कि रात को जब ये लोग लौट के अंकिता को धक्का देने के बाद रिजॉर्ट में वापस आए तो एक कर्मचारी ने इन तीन को वापस आते हुए देखा तो उसने सवाल किया कि अंकिता कहाँ है। तो इसने पुलकित आर्य ने उनसे कहा कि आप जो है अगर कोई पूछेगा तो ये बताइएगा पुलिस को कि 4 लोग वापस आए थे। तो ये सारी चीजों से स्पष्ट है कि सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत अंकिता का इन्होंने मर्डर किया, उसको धक्का दिया और बाद में पुलिस को बरगलाने का प्रयास भी किया। तो ये सारे जो अपराध बनते हैं कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनका इंटेंशन अंकिता की हत्या करने का था, जिसकी मेन वजह जो हम जानना चाह रहे थे कि जो वीआईपी है उसके नाम का खुलासा ना हो सके। हालांकि वीआईपी के नाम का खुलासा हम लोगों ने अपने तरफ से कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच नहीं होने के कारण जो हम कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच करवाना चाह रहे थे, जिन पर आरोप लगा था अजय कुमार, जी वो नहीं हो पाई। जी तो इसमें 3 अपराधी जो ये हैं, मुझे लगता है कि पहले तो मृत्युदंड नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा इन तीनों को होनी चाहिए। जी लेकिन हमें दुख है कि इसमें वीआईपी का नाम जो हमने खोला था उनकी कॉल रिकॉर्ड लोकेशन की जांच नहीं हो पाई और जो यमकेश्वर की विधायक जी जो कि साक्ष्य मिटाने की स्पष्ट रूप से अपराधी थी, जी क्योंकि उन्होंने क्राइम सीन के एविडेंस नष्ट किए थे, वो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की कार्यप्रणाली की वजह से बच निकली है। जी। लेकिन आशुतोष जी, आपने पूरा घटनाक्रम बताया। आपने सबसे पहले तो इसमें जो सजा कल होगी वो होगी, लेकिन आपने 2 एंगल इसमें बताए, जो बुलडोजर को लेकर के जो चलाया गया और वीआईपी का नाम, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इसमें दूर रह जाएंगी। बुलडोजर की जहां तक बात है, रात को बुलडोजर चलता है 11-12 बजे के आसपास, और क्योंकि उस वक्त अगली सुबह को मैं अभी रजिया बेग जी को वही बता रहा था, एडवोकेट को, कि अगले दिन मैं भी वहां पर था घटनास्थल पर, तो 11-12 बजे तक कोई वहां पर ना सिक्योरिटी थी ना पुलिस थी, कोई भी आ रहा था, कोई अंदर वीडियो बना रहा है, उसका सामान उसी तरीके से बिखरा हुआ था। तो सबसे पहली गलती तो कायदे से वहीं से शुरू हो जाता है, सीन ऑफ क्राइम को इस तरीके से खुला छोड़ देना। तो इन चीजों को कोर्ट ने कहीं शामिल करने को कहा जांच में आज तक, या फिर पुलिस ने अपनी तरफ से कहीं इसे जांच में शामिल किया हो? देखिए, इस मामले में तो पुलिस ने खुद साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए हैं। मैं स्पष्ट रूप से उत्तराखंड पुलिस पे आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि जो क्राइम सीन था वो सीज हो जाना चाहिए था, वहां पे पुलिस के नियंत्रण में वो जगह होनी चाहिए। उसके बावजूद जो है उस जगह को खुला छोड़ा हुआ था, लोग वहां अंदर जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे जी और बाद में रात को जो आके लगभग 1-1:30 बजे रात आके रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक हैं, उन्होंने बुलडोजर की मदद से, जो बुलडोजर का ऑपरेटर था, उसको स्पष्ट रूप से आदेश देकर उसको तोड़वाया। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो उत्तराखंड पुलिस की भूमिका है वो आज भी संदेह के घेरे में है। और हमें जो लगता है कि इन्होंने जो उस कमरे की फॉरेंसिक जांच की, उसमें इन्होंने कहा है उत्तराखंड पुलिस में कि हमें कुछ नहीं मिला। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस कमरे में एक लड़की रहती है और उसको दिन भर हॉस्टेज बना के रखा, अगर उसके साथ वहां कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर वहां पे क्या हुआ? क्या इनको अंकिता का एक भी बाल तक बरामद वहां से नहीं हो सका? ऐसा क्या संभव आपको लगता है कि उस कमरे से, अंकिता के कमरे से, अंकिता के बेड से अंकिता का बाल तक जी पुलिस जो है एसआईटी की जो टीम थी वो बरामद नहीं कर सकी? मुझे लगता है कि जो रिजॉर्ट को तोड़ने की घटना थी उसमें उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री, डीजीपी, सब लोगों की भूमिका थी कि पुलिस का जब एक बार इन्होंने फॉरेंसिक जांच एक तरह से दिखा दी कि उसके बाद उस साक्ष्य को नष्ट इसलिए कर दिया जाए कि जिस तरह से मामले में लगातार जो है लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जी ये मांग जो है अगर सीबीआई और सीबीआई के लिए डायरेक्शन होता और सीबीआई दोबारा उस कमरे का इन्वेस्टिगेशन करती तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उस कमरे से जो है दुष्कर्म के साक्ष्य भी मिल सकते थे। और यही कारण मुझे लगता है कि उस रिजॉर्ट के अंकिता के स्पेसिफिक कमरे को जी रात को सोची समझी रणनीति के तहत उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की मिलीभगत से उसको तोड़वा दिया गया। इसके साक्ष्य हमें उस सुबह जी 23-24 तारीख की सुबह को जो ट्वीट थे
इस समय सुबह के समय जब मैं उठा, जो ट्वीट तो डीजीपी उत्तराखंड का ट्वीट था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन कर दिया गया है, अपराधियों के रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया है। धामी जी का खुद ट्वीट आता है कि अपराधियों के रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया है। तो ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी के कहने पर डीजीपी उत्तराखंड ने इस रिजॉर्ट के अंकिता के कमरे को स्पेशली तोड़वाया, और जो इसमें रेणु बिष्ट थी वो इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये बात स्पष्ट है। लेकिन क्योंकि सरकार जो है वो जो है पूरा नियंत्रण पुलिस के ऊपर रखती है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मेरा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो वीआईपी का नाम अजय कुमार का नाम आया था, उस नाम को छुपाने के लिए, उस नाम को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया। हमने तो पूरा प्रयास किया है, हम हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सीबीआई जांच की हमने मांग भी की, लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट से भी हमें वहां से राहत नहीं मिली। और अजय कुमार की जो हम कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच मांग रहे थे, जिसमें कोई सीबीआई जांच की भी जरूरत नहीं है, फॉरेंसिक या पुलिस जांच जिससे प्रयास है, कॉल रिकॉर्ड लोकेशन से ही पता चल जाएगा कि वो अपराधियों के संपर्क में थे नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन आशुतोष जी एक सवाल ये भी है कि क्योंकि अब जी जो तीन पुलकित सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता है, उनकी ओर है कि कल उनके खिलाफ कोर्ट क्या सजा सुनाती है। जी आशुतोष जी, हम देख रहे हैं क्योंकि अब उस समय भी हमने देखा बहुत बड़ा एक आउटरीच हुआ, जनता सड़कों पर आ गई, लगातार इस मामले को लेकर आते रहते हैं। आप तो शुरू से इस पूरे मामले में संघर्ष कर ही रहे हैं। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर हम मुहिम देख रहे हैं, 30 तारीख को सब कोटद्वार चलोगा नारा भी दे रहे हैं। तो अब क्या यहां से उम्मीद लगाई जाए जनता के रिएक्शन पे, या फिर आप लोगों के जो आप इस पूरे मामले में एक पक्ष तरीके से बने हुए हैं, एक पक्ष हैं, तो अब क्या आप सोचते हैं कि इसमें जनता का क्या रुख रहने वाला है, या फिर आगे का स्टेप क्या होगा, चाहे वो यूकेडी की तरफ से हम बात कर लें या फिर दूसरे संगठनों की तरफ से बात कर लें, फैसले को लेकर अब आगे की प्लानिंग, आगे की तैयारी किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हम न्यायपालिका के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं, ना हम न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि न्यायपालिका इस तरह के मामलों में अगर एक कठोर फैसला लेती है तो उसकी वाहवाही होगी, और अगर कुछ हल्का फुल्का डिसीजन आता है तो आलोचना भी होगी। और जनता जो है वो अपना फिर पक्ष रखने के तंत्र होती है, जनता के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। और आपको पता है कि इस मामले में जो है उत्तराखंड की पूरी जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जो है इस मामले में न्याय चाहती है, इन तीनों को फांसी की सजा चाहती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर फांसी की सजा ना हो और उम्र जाए तो शायद जनता संतुष्ट हो जाए, परिवार संतुष्ट हो जाए, लेकिन अगर इससे कम सजा होगी तो निश्चित तौर पे इसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। और जनता स्वतंत्र है कि अगर वो एक जन आंदोलन फिर इसके खिलाफ चलाती है तो ये जनता का अधिकार है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष नेगी जी, रजिया बेग जी, भावना पांडे जी, आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कल कोर्ट जो है वो किस तरीके से फैसला सुनाती है, क्या फैसला सुनाती है, क्या एक सीधे साधे सामान्य परिवार को न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। न्याय से मतलब यह है, जैसा कि आशुतोष नेगी जी ने भी अभी कहा, कि इस मामले में फांसी की सजा हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर फांसी नहीं होती, उम्र कैद की सजा तो हो ही, जिससे लोग कुछ हद तक संतुष्ट हो पाएं। लेकिन उससे नीचे अगर कुछ होता है तो जनता भी अपने आप में स्वतंत्र है, वो किस तरीके से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर देती है, इस फैसले पर देती है। क्योंकि एक बड़ा दुखद यह घटना थी, और यह घटना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, जैसा कि मैं पहले से लगातार कह रहा हूं, न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि पूरे देश की नजरें इस फैसले पर हैं कि एक बेटी को किस तरीके से कोर्ट इंसाफ दिलाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।